अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ईरान as फॉर इंडियाज हेल्प अगेंस्ट इजराइल पाक पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया नाजिया अलाई खान लेटेस्ट। और रियल एंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शकरान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस टाइम पूरी दुनिया बात कर रही है इसराइल ईरान, इसराइल लबनान और जो भी इस टाइम जंग की सिचुएशन है उसके ऊपर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। मैं आप लोगों को बताता चलूं, कुछ लोगों को वैसे भी पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो बताता चलूं ये वही ईरान है जिसने अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया को गजा से कंपेयर किया था कि भाई इंडिया में भी गजा जैसी सिचुएशन है। एक टाइम पे क्रिटिसाइज करना और फिर कुछ ही दिनों बाद इंडिया से हेल्प मांगना, ऐसी क्या नौबत आ पहुंची कि पाकिस्तान को हेल्प का नहीं बोला, सऊदी अरेबिया को हेल्प का नहीं बोला, लेकिन इंडिया को हेल्प का बोल दिया गया। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी को उन्होंने इसराइल की तरफ से जो सा वो क्रिटिसाइज्म का सामना करना पड़ा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, कैसी हैं आप? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी हूँ, बड़ी जबरदस्त हूँ। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? इस टाइम ईरान इंडिया से हेल्प मांग रहा है और इंडिया का क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पांस है या क्या रिस्पांस होना चाहिए? कुछ कुछ वक्त पहले मालदीव्स ने भी बहुत खरी खोटी कही थी भारत को, और फिर घुटने पर उतरना पड़ा। और मैंने ही आपके साथ ये बात कहा था कि कुछ दिन में आप देखिएगा कि मालदीव्स जो है और मालदीव्स की जो सरकार है वो घुटने पर बैठी रहेगी। उसके बाद बांग्लादेश का हुआ था। बांग्लादेश के जो टेम्परेरी जो वजीर आजम है, अब वो भी भारत आने के लिए बहुत गुजारिश कर रहे हैं और मोदी जी के साथ बैठने की बड़ी गुजारिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने कतर का देखा। मैंने उस पर भी कह दिया था पाकिस्तान चैनल्स वालों को कि भाई हमारे जो पूर्व नेवी हैं वो पूरी इज्जत के साथ भारत आएंगे, और उसके बाद फिर बुला करके मोदी जी को सरमत्थे और पलकों पे भी बैठा दिया गया। तो ठीक उसी तरीके से ईरान भी भारत से अब मदद मांग रहा है। अब लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को चीजों को डिटेल्स में समझना पड़ेगा। कभी इस्माइल हानिया मर रहा है, कभी हसन नसरुल्ला जो है वो बम से चीथड़ों में फट जा रहा है। पूरी दुनिया आतंकी, पूरी दुनिया के आतंकी मुस्लिम, आतंकी सोच रखने वाले मुस्लिम, आतंकी सोच का समर्थन करने वाले मुस्लिम, खुद को सुपीरियर समझने वाले मुस्लिम, खुद के अंदर डिक्टेटरशिप रखने वाले मुस्लिम के मुंह पर जोरदार तमाचा इजराइल अकेला मार रहा है। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कूटने का मौका अमेरिका और इजराइल ढूंढ ही रहा था। और जब अब कुटाई भरपेट हो रही है तो लीजिए, चलिए आइए विक्टिम कार्ड खेल लीजिए विक्टिम कार्ड। और ये तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, कि पहले तो छेड़ते हैं और जब उनको उनको छोड़ा नहीं जाता तो वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत से ईरान जो मदद मांगा है, तो भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, जीरो टॉलरेंस। टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं कि रुक जाओ, मत मारो टेररिस्टों को। ऐसा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते। वन अर्थ वन फैमिली का नारा देने वाले और टेररिज्म के खिलाफ प्रखर होकर के सबके सामने अपनी बात को रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी ईरान के इन हरकतों में उनका साथ तो नहीं देने वाले। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। अब आती है बात कि हसन नसरुल्लाह के चीथड़ों में उड़ जाने के बाद क्या जरूरत थी ईरान को 200 मिसाइल फायर करने की? क्या जरूरत थी? मात्र आपका 28 घंटे पहले की बात है ना, हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। 28 घंटे पहले इजराइल के
ऊपर ईरान ने 200 मिसाइल एयर स्ट्राइक मिसाइल फायर किया। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जो जियो पॉलिटिक्स पर काम करते हैं या जो जियो पॉलिटिक्स को जो बच्चे समझते हैं या जो पढ़ते हैं, उनको सबसे पहले हमारे फी सबीलिल्लाह के नारे पर जो जिहाद किया जाता है, उनको भी ये समझना जरूरी है कि क्या ईरान से आने वाला मिसाइल इजराइल बर्दाश्त कर सकता है, क्या अपने आप को बचा सकता है, या ईरान से ना भेज करके, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन में और भारत से ईरान क्योंकि अब मदद मांग रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो क्या ईरान वाकई में चेंज हो रहा है अपने टेररिस्ट माइंड को? क्या वो वाकई में चेंज कर ले रहा है? क्या वो सीरिया का मदद नहीं लेगा? क्या वो सीरिया से इजराइल पर एयर स्ट्राइक नहीं करवाएगा? क्या वो सीरिया से इजराइल पर मिसाइल नहीं फेंकवाएगा? अब ये भी सवाल उठता है कि क्या सीरिया से ईरान के पास इतनी पावर है और ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो वो सीरिया से ईरान पर ईरान वाले इजराइल पर फेंकवा सकते हैं? नाजिया जी, हाँ है। लेकिन इधर ये भी एक चीज देखने वाली है ना, आपने बोला कि भाई इंडिया ईरान की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन देखा जाए तो रशिया जो कि इंडिया का बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब पूरी दुनिया इस चीज को समझती है कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत बेहतर है। रशिया भी तो ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूंगा सपोर्ट करता नजर आ रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कल को अगर ईरान की बात नहीं मानी जाएगी इंडिया की तरफ से, तो रशिया रिक्वेस्ट कर देगा कि भाई हमें हमें हेल्प की जरूरत है और पूरे खित्ते में अमन के लिए इंडिया की हेल्प की जरूरत है, तो इंडिया फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, या इंडिया चले पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए या जंग को रुकवाने के लिए अपना रोल जरूर प्ले करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट द एंड इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो जंग रुकवाने के लिए ही इन्वॉल्व होना पड़े। ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तान और सभी आतंकी सोच वालों को इजराइल के पावर के बारे में बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बात अधूरी रह गई थी। जी जी। क्या इजराइल खुद को बचा पाएगा, चाहे ईरान सीरिया से मिसाइल फायर करवाए या ईरान से खुद ही बैठे बैठे ईरान फायर करवाए? हाँ, इजराइल बचा लेगा। इजराइल के पास 98% कैपेसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है अपने आप को सेव करने की। एयर डिफेंस कवर एरो 3 का नाम सुना होगा, पाकिस्तान, जो इजराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। डेविड स्लिंग किसी भी तरीके का एयर स्ट्राइक और मिसाइल चुटकियों में रोक देता है, जो इजराइल के पास ही सिर्फ है। आयरन डोम, इसका भी नाम सुना ही होगा। ये भी इतना पावरफुल इजराइल के पास है कि किसी भी तरीके का कोई भी एयर स्ट्राइक या किसी भी तरीके का कोई भी मिसाइल आएगा और छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एयर स्ट्राइक हो, उसको सेकंड में रोकता है। तो इजराइल को इस बात की चिंता नहीं है कि सीरिया से मुझे मिसाइल फेंके जाएंगे या ईरान को डायरेक्ट फिर से फेंकेगा। वो खुद को सेव कर लेगा, और जिस जिस एरिया पर ये एयर स्ट्राइक होने का अंदेशा है, इजराइल ने उसको खाली भी करवा लिया है। वहां पर जितने भी सिविलियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं, उसको उन्होंने साइड भी करवा लिया है। अब आती है बात कि आपने कहा कि जैसे रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए और दोनों देश के प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से मिल करके उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातचीत की, जिस पर अमेरिका ने भी कहा कि ये एक सिर्फ मोदी जी ही हैं जो ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट चले जाते हैं और दोनों देशों से मिलकर के बात करते हैं। मेलोनी ने भी कहा, इटली की जो है वजीर आजम, और बहुत सारे देश के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की। लेकिन बात फिर यहीं पर आ जाती है शोएब, जिसको मैं बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको बता देना चाहती हूँ कि ट्रेड रिलेशन, बाइलेटरल रिलेशन जो भी ईरान से भारत का है या मिडिल ईस्ट का है या वेस्टर्न कंट्रीज का है, ये एक बिजनेस का मामला है। लेकिन जैसे आज शोएब ने मुझे रात में मैसेज किया कि इस मुद्दे पर हमें बात करनी है, और नाजिया इलाही खान ने कहा कि हाँ ठीक है शोएब, मैं बात करूंगी। लेकिन कल नाजिया इलाही खान को अगर ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि शोएब चौधरी जो है वो जैश ए मोहम्मद का मेंबर है, तो क्या नाजिया इलाही खान आपको ब्लॉक करेगी या आपके मैसेज का रिप्लाई करेगी? पहले ये बताइए।
बिल्कुल ऐसे ही है, ब्लॉक ही किया जाएगा डेफिनेटली अगर ऐसा होता है। लेकिन देखें रशिया के मामले में मैं ये हाँ, रशिया के मामले में ये पूछना चाह रहा था कि देखें रशिया और यूक्रेन के अगर कन्फ्लिक्ट के दरमियान इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, या दोनों कंट्रीज को ऐसा लगता है कि भाई ये इस टाइम ऐसा कंट्री है या ऐसा लीडर है जो हमारे दरमियान कुछ बेहतरी, कुछ रिलेशन बेहतर करवा सकता है, जंग रुकवा सकता है, तो ऐसे ही फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से भी तो मिले इंडियन प्राइम मिनिस्टर। जो खबरें थी यूनाइटेड नेशंस में मिले, अपना यूएसए में मिले, फिर उसके अलावा इसराइल के साथ भी रिलेशन बेहतर है। तो आपको नहीं लगता कि कल को ये भी दोनों पार्टी, ये भी दोनों कंट्रीज ऐसा चाहेंगे कि भाई इंडिया या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए और जंग बदली करवाएं? देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो पावर की लड़ाई है, और इजराइल की जो लड़ाई है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वजूद की लड़ाई है। 1450 साल से यहूदियों को जिस हिसाब से मुसलमानों ने अत्याचारित किया है, एड़ियों से कुचला है, और एक कहीं ना कहीं इजराइल को अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारे जितनी भी अलहामी किताब है उसमें बनी इजराइल का जिक्र है, इसलिए मुसलमान किसी भी हाल में यहूदियों को खत्म नहीं कर सकते हैं। और ये इसकी लड़ाई है। रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है वो पावर की लड़ाई है, वो पोजीशन की लड़ाई है, कौन कितना पावरफुल है उसकी लड़ाई है। पर यहाँ फी सबीलिल्लाह जिहाद के नारे पर और नारे तकबीर के नारे पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जिस तरह से इजराइल की बहु बेटियों को नंगा किया गया है, जिस तरह से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, नारे तकबीर के नारे पर रेप किया गया है, जिस तरह से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और नारे तकबीर के नारे पर 3-3 माह के बच्चे को माइक्रोवेव में इजराइल के बच्चों को जलाया गया है, ये इजराइल के नेतन्याहू जी को भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक बहुत खूबसूरत जो प्रधानमंत्री होता है, एक बहुत खूबसूरत आइडियल नेता जो होता है, एक एक नेता जो गार्जियन के तौर पर देश का होता है, वो अपने देश की सुरक्षा और अपने देश के नागरिक की सुरक्षा करने के लिए किसी भी स्ट्रीम पर अगर पहुंच जाए, किसी भी हद को क्रॉस करे, तो उसमें बुरा तो नहीं होता है, उसमें नादिया जी बुरा तो देखें, नहीं होता है। देखें अब आती है बात, लेट मी कंप्लीट, कि हाँ बिल्कुल, बिल्कुल फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन जो है वो अटल जी के नेतृत्व में भी हुआ, प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में भी हुआ, और मोदी जी के नेतृत्व में भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल दिया जाता है, हम देते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूं, बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन और अभी हालिया में इस क्वाड की मीटिंग में जिस हिसाब से फिलिस्तीन के से बातचीत हुई है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की, मैं उससे भी इनकार नहीं कर रही हूं। मैं भी लेकिन यही कहने वाला था। मैं फिर यही कह रही हूं कि अगर अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात आती है कि 7 अक्टूबर 2023 को किसने पहल किया था? भाई बेचारे इजराइल वाले तो कॉन्सर्ट कर रहे थे, एक सिंगिंग और डांसिंग कॉन्सर्ट हो रहा था, वो तो अपनी दुनिया में मस्त थे, वो तो अपने आप में मस्त थे। क्या जरूरत थी हमास और फलस्तीन को वहां पर एयर स्ट्राइक कर कर करके लाखों लोगों को मार डालने की, और उन इजराइल की बहु बेटियों को न्यूड न्यूड परेड कराने की, और बच्चों को माइक्रोवेव में जलाने की जरूरत क्या थी? अब जब हमास ने कर लिया इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और फी सबीलिल्लाह जिहाद के नारे पर, तो उसके बाद जब रिएक्शन मिल रहा है एक्शन का, तो आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो? और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, शोएब, बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलना चाहूंगी, कि जिस हिसाब से ईरान हो, फिलिस्तीन हो, हमास हो, सीरिया हो, पाकिस्तान हो, जिसने जिसने भी फी सबीलिल्लाह जिहाद के नारे पर देश के जिस जिस कोने को भी बर्बाद करने की कोशिश की है, आज पाकिस्तान को देखिए, ये फी सबीलिल्लाह जिहाद का नारा आज पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना चुका है ना। अब हसन नसरुल्लाह के लिए हमारे भारत के कितने मौलवी मुल्ला हैं जिन्होंने हिटलर का भी समर्थन कर दिया है, हिटलर का भी समर्थन कर दिया। जिस तरीके से सऊदी अरबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने घोषणा किया, इवन गैजेट इशू किया अपनी सरकार की तरफ से, कि मेरे सऊदी अरब में, मेरे पूरे यूएई में फलस्तीन का नारा नहीं होगा, किसी भी तरीके से हसन नसरुल्लाह का नारा नहीं होगा, किसी भी तरीके से हमास की हिमायत नहीं की जाएगी, और कोई भी हसन नसरुल्लाह का
या इस्माइल हानिया का या फिलिस्तीन के समर्थन में बात करेगा, हम उसको अरेस्ट करेंगे और उस पर हम कोड़े बरसवाएंगे। ये तो भाई हम वो जगह ने ऐलान किया है जहां पर मुसलमान अपने सबसे बड़े फर्ज को पूरा करने के लिए जाता है, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं देखने वालों से करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान, ईरान, इराक, इन लोगों को सच्चा मुस्लिम समझा जाए कि भाई ये तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़े हैं, या फिर सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को, या इस तरीके से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने ओपनली ये बोला है, ना तो उन्होंने उस तरीके से साथ दिया है फलस्तीन का, और दूसरे नंबर पे इवन इसराइल के साथ या इसराइल के साथ इनडायरेक्टली या उनके कम से कम उनके मुखालिफ नहीं खड़े हो रहे, तो उन्हें सच्चा मुस्लिम समझा जाए। सऊदी अरेबिया, यूएई की अगर बात करें, वहां पे तो इस तरीके से कोई प्रोटेस्ट होते नजर नहीं आ रहे, वहां पे तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रही, तो क्या मुसलमान आपस में बटे नजर आ रहे हैं? नादिया जी, फ्यूचर में आप क्या, ये मेरा क्वेश्चन है देखने वालों के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नादिया जी, आने वाले टाइम में क्या आप देख रही हैं इंडिया का क्या रोल होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर यही सिचुएशन रही, कल को रशिया भी ओपनली आ जाएगा, चाइना भी ओपनली आ जाएगा और एक वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन बन सकती है। इंडिया का क्या रोल होगा? रशिया का क्या रोल होगा? यूएई का, सऊदी अरेबिया का क्या रोल होगा इस जंग में? नहीं नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन कभी नहीं होने वाला है। चाइना अभी खुद अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना इंटरनली बहुत जबरदस्त डेविस्टेट होता हुआ नजर आया है। और इस बार जिस हिसाब से 180 देशों ने साइन किया है भारत के पक्ष में वीटो पावर के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने नाजुक वक्त में चाइना किसी भी तरीके से भारत के विरोध में फलस्तीन या हमास के समर्थन में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। ये कभी नहीं हो सकता है। अब आती है बात रशिया। पाकिस्तान की, जो आपने अभी कहा पूछा, तो मैं एक एक करके सब क्लियर कर दे रही हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर भाई खाने खाने को नहीं है, और अभी नया कुत्ता पाला गया है, नया आतंकी कुत्ता, तो उसके पीछे भी बहुत खर्च आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया जाकिर नायक के ऊपर, आपकी सरकार ने। आपकी आवाम भूखी मर रही है। क्या कहना चाहेंगी नादिया जी आप? इसराइल, क्या लगता है कि फलस्तीन को आने वाले टाइम में जो सा वो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? यूनाइटेड नेशंस का इसमें क्या रोल होगा? इसके अलावा इंडिया का, मैं और रशिया का मैंने आपसे पूछा कि इसका क्या रोल होगा? नहीं, रशिया भी इंटरवीन नहीं करेगा, बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं लेकिन करेगा। और खबरें तो ये आती हैं कि रशिया वेपन्स खबरें दे आपके रहा है और पाकिस्तान में, ये खबरें आपके पाकिस्तान में चलती हैं। ठीक है। वर्ल्ड न्यूज पर या जियो पॉलिटिक्स की जो वर्ल्ड न्यूज चैनल्स हैं या ग्लोबल न्यूज चैनल्स हैं, उस पर ये सारी अद्भुत खबरें जो है वो नहीं चलती हैं कि चले, रशिया कूद देखने वाले पड़ेगा। ये चीज भी बताइएगा कि फलस्तीन और इसराइल की जंग में रशिया न्यूट्रल है, फलस्तीन की तरफ है या इसराइल की तरफ है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम तो ज्यादातर ये देख रहे हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं जहां पे जिस सोर्स से देख रहा हूँ, जिस मीडिया से देख रहा हूँ वो भी गलत हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादातर यही देख रहा हूँ कि रशिया फलस्तीन के साथ, रशिया ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नादिया जी ने भी अपनी ओपिनियन दी। नादिया जी, अच्छा लगा आपसे बात तो कर। मुझे, जी जी देखिए, जी। मुझे 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 ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पहल हमास और फिलिस्तीन ने किया है, उस हिसाब से फिलिस्तीन को और ईरान को घुटने के बल बैठ करके, कान पकड़ करके इजराइल से माफी मांग लेनी चाहिए और मैटर को खत्म कर देना चाहिए। अगर वो और मौतें नहीं देखना चाहते हैं, अगर वो और इस तरीके के चीजें नहीं देखना चाहते हैं, वो अपने अपनी जनता को, अपनी आवाम को बचाना चाहते हैं, वो अपने सिविलियंस को बचाना चाहते हैं, वो मासूमों की जान बचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि फिलिस्तीन और ईरान को घुटने के पर बैठ करके, कान पकड़ करके नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नेतन्याहू जी का दिल बहुत बड़ा है, वो माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे, क्योंकि मैं एक चीज पे हाँ, हैरान हूं कि एक साइड पे हम कहते हैं कि मुसलमानों की जानें जा रही हैं, नो डाउट मुसलमानों के अलावा दुनिया में किसी भी इंसान की जान जाए मुझे दुख होगा, आपको दुख होगा, लेकिन दूसरी साइड पे हमें ये समझ नहीं आ रही, ईरान ने पहले भी अटैक किया, तकरीबन 400 के करीब मिसाइल उन्होंने अटैक किया, तब भी इसराइल का तो एक या दो या तीन या चार इस तरीके से दो चार पांच लोगों की जानें गई, लेकिन बदले में उन्होंने प्रेसिडेंट को उड़ा दिया, बदले में उन्होंने इस्माइल हानिया को उड़ा दिया, बदले में उन्होंने लीडर्स को उड़ा दिया, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, और आम पब्लिक की 40,000 से ज्यादा सुना है लोगों की जानें जा चुकी हैं फलस्तीन में,
फिर लबनान में भी लोगों की 6-7 हजार के करीब, मतलब वहां पे अगर हम एवरेज निकालें हमारे साइड से, जो मुसलमान साइड से अगर बात करें, तकरीबन 50 हजार के करीब जाने चाह चुकी हैं, और उधर मुश्किल से 50, 100, 200 हजार कह लें ज्यादा से ज्यादा। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम क्यों मजीद अपने लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, मजीद इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ इंसानियत को नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो सा डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। ईरान के अगर पेट्रोल का जो से रिफाइनरीज हैं या जो भी उनके जखायर हैं उसके ऊपर अगर अटैक किया जाता है, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी? इवन मैंने तो सुना है अभी सिर्फ खबर आई है तो कीमतें बढ़ गई हैं, पर बैरल कीमतें बढ़ गई हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, इजराइल हमेशा बहुत आराम आराम से मारता है, बहुत आराम आराम से उठता है, मारता है, फिर आराम से रेस्ट करता है, फिर उठता है, फिर मारता है, फिर आराम से रेस्ट करता है। और देखो, इस पूरी दुनिया में जो कोई भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किसी भी देश को तकलीफ देगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रेप करेगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर औरत को नंगा करेगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर एयर स्ट्राइक करेगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बच्चों को माइक्रोवेव में जलाएगा, या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर देश को परेशान, किसी और देश को परेशान करने की कोशिश करेगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसे इस्लामिक लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक जो है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर टेररिज्म की एक्टिविटीज करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल जो रिप्लाई दे रहा है, और जिस हिसाब से रिप्लाई दे रहा है, और आराम आराम से दे रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने और फलस्तीन ने स्टार्ट किया था, और आज जो है 4 अक्टूबर 2024 आ चुका है। तो एक साल भाई आराम आराम से झगड़ा करके, आराम आराम से मार कुटाई करके, आराम आराम से इस्माइल हानिया को और नसरुल्लाह को ठिकाने लगा करके, आराम आराम से पूरा चटियल मैदान फलस्तीन और हमास को बना बना करके आराम आराम से इजराइल सारे काम कर रहा है। और इंशाल्लाह वल रहमान इजराइल और ताकतवर हो कि आराम आराम से वो ईरान को भी चटियल मैदान बना दे। नादिया जी, आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से ये भी कह सकती थी कि भाई दोनों कंट्रीज में पीस हो, अमन हो। और मैंने बोला म, मैंने बोला पर डिक्टेटरशिप इतनी ज्यादा है ना। मैंने पहले भी बोला शोएब के क्योंकि स्टार्ट जो है ये सारी बदतमीजियों का और टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जाकर के इजराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए, मैंने पहले बोला। लेकिन मैं और आप ये बात दोनों जानते हैं, मैं और आप ये बात दोनों जानते हैं, क्योंकि मैं भी सुन्नी मुस्लिम हूं, आप भी सुन्नी मुसलमान हैं। तो मैं और आप इस बात को जानते हैं कि मुसलमानों के अंदर इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप है कि वो नहीं माफी मांगेंगे, वो पूरी कौम तबाह बर्बाद कर देंगे। आज देखिए पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन माफी नहीं मांगता है ना। आपकी सरकार माफी मांग करके अगर चीजों को खत्म कर करके अपनी अवाम के लिए, अपनी अवाम की खुशहाली के लिए अगर आगे बढ़े तो क्या बुराई है, लेकिन माफी नहीं मांगता है और बल्कि भगोड़ा जाकिर नायक को बुला लेता है। जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपनली ये कहना चाहूंगा, और मैं कई दफा कह चुका हूँ, देखने वाले भी इस चीज से एग्री करते हैं कि यार देखें, हमारे से, मैं अपनी अगर बात करूं, लेट्स सपोज मेरे से कोई मिस्टेक होगी, मेरी भी बेहतरी इसी में है कि भाई मैं सामने आके सॉरी करूंगा, यार ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। कोई भी कंट्री है अगर वो समझता है कि भाई पास में उसे ये मिस्टेक हुई है, वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने के बाद ये पक्का इरादा करे कि भाई आइंदा हमने ऐसा कुछ नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जिससे किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे मजहब को, किसी दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचे, तो मैं ये समझता हूं कि भाई दूसरे कंट्रीज भी रिलेशन बेहतर करने की तरफ आएंगे। और यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नादिया जी, लास्ट पे आप कुछ कहना चाहें तो जरूर आप कह सकती हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप। मैं पाकिस्तान की सरकार को बहुत ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही निर्लज्जा सरकार है पाकिस्तान की। भगोड़े आतंकी जाकिर नायक को उसने बुलाया, रेड कारपेट बिछाया, फूल के गुलदस्ते दिए और बहुत सारी तालियां दी। लेकिन जिस हिसाब से जाकिर नायक ने एक बेइज्जत किया है, यतीम बच्चियों के दिल को ठेस पहुंचाया है, वो मुझे एज अ वुमेन मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। और शोएब, अगर आपके सामने यतीम बच्चियां आएंगी 8 साल, 10 साल, 11 साल की, तो आप उसमें गैर महरम और महरम देखिएगा, या आप उनको सिर्फ अपनी बहन, छोटी बहन और बेटियों की नजर से देखिएगा? बिल्कुल तो ऐसे। ये इतना उम्र दराज बूढ़ा आदमी
एक उम्रदराज आदमी कि वो को ये ठरकबाजी चढ़ी कैसे कि वो गैर महरम और महरम की बात उन यतीम बच्चियों को देख करके कर गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि 1 अक्टूबर 2024 को एक एबीएन पाकिस्तान के चैनल पर जाकिर नायक ने बैठ करके ये बात कही है कि भारत में उसके 3 मिलियन फॉलोअर हैं जो उसको देखते हैं कंटिन्यूअसली, और जिसका डेटा जाकिर नायक के पास है। तो शोएब, आपके चैनल के माध्यम से मैं जाकिर नायक को और पाकिस्तान की सरकार को ये मैसेज पहुंचवा देना चाहती हूँ कि जो 3 मिलियन फॉलोअर भारत के जाकिर नायक के हैं, जो जाकिर नायक को कंटिन्यूअसली देखते हैं, उस पर जांच एजेंसी जांच करना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है। इसलिए जो समर्थक हैं जाकिर नायक के भारत में बैठे हुए, वो जाकिर नायक के किस आतंकी काम के लिए यहाँ पर हैं और क्या क्या एजेंडा जाकिर नायक उनको भेजता है और क्यों फॉलोअर यहाँ पर बैठे हैं 3 मिलियन, वो सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। और शर्म मैं थूकती हूँ जाकिर नायक के मुंह पर, थूकती हूं कि 8 साल की बच्ची, 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम दिख रही थी। मतलब कितना बड़ा ठरकी अश्लील है जाकिर नायक। ये मेरा मैसेज है और मैं चाहूंगी कि आप इसको एडिट ना कीजिएगा। ठीक है नादिया जी, जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन के हवाले से होगा उसे देखा जाएगा। आपने पहले भी मुझे तकरीबन 2 4 5 प्रोग्राम से पहले भी बोला था, और आपने ये देखा होगा कि हम एज सच वैसा ही अपलोड करते हैं, क्योंकि मैं अपनी ओपिनियन क्लियरली दे चुका हूं कि भाई इस प्रोग्राम में जो भी गेस्ट होता है, जैसे नाज़िया इलाही खान है, पब्लिक से जो भी लोग हैं, उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई जाती है। मैं उसे एग्री डिसएग्री कर सकता हूं। आप जो लोग देख रहे हैं, आपका पूरा हक है, आप एग्री डिसएग्री करें लॉजिक के साथ। इवन अगर काउंटर करना चाहते हैं तो आए, मैं कई दफा कह चुका हूं, काउंटर करना अगर कोई चाहता है, किसी को लगता है नाज़िया इलाही खान गलत बोल रही हैं और मैं उनको गलत साबित कर सकता हूं, तो आए, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप नाज़िया इलाही खान के साथ डिबेट भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। जी इन्होंने बातें तो इनका इंटरव्यू हमेशा ठीक होता है नाज़िया इलाही के साथ, बहुत सारी बातों के साथ इख्तलाफ भी होता है बीच में, और नो डाउट वो ओपिनियन अपना अपना होता है। हम तीन बैठे हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज हैं, मतलब सोच है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर हमारी थ्योरी भी अलग होगी, ओपिनियन भी अलग होगा। तो बात इन्होंने की है कि यार सपोर्टिव, वो मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में कि इंडिया बीच में इन्वॉल्व होगा, तो वो किस नज़रिए के साथ होगा, किस वे से होगा, वो मैं देखना चाहता हूँ। और वो मैं चाहता हूँ, अली भाई कह रहे थे नहीं वो इंडिया जो है वो और तरह सपोर्ट करेगा, वो बीच विचोला बनेगा, मतलब उन दोनों को वो मामला ठीक करने के लिए, बेहतर करने की तरफ ध्यान देगा या कुछ ऐसा वो करेगा। मेरे ओपिनियन के मुताबिक वो करेगा, चलो ठीक है, वो इंडिया करता है। अगर ईरान और सपोर्ट जो है, रशिया भी उधर से उनको फोर्स करता है कि यार इन्हें सपोर्ट करें या कुछ ऐसा करें, ठीक है, तो फिर मामलात कहाँ पे जाएंगे। अगर इंडिया उससे स्टेप आगे ले लेता है, 1 या 2 स्टेप आगे ले लेता है मजबूरी के तहत, अब मान लें, क्योंकि ये सियासी नोयत की बातें, नो आइडिया के कहाँ पे कौन क्या स्टेप लेता है। इंडिया बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा मेरे ओपिनियन के मुताबिक, मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ले लेता है, क्या सराही है कि स्टेप ले लेता है, सेकंड स्टेप में वो कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है इनको तो जंग में यूज़ होती हैं, तो सिचुएशन फिर किस तरह की होगी, फिर और कौन सी कंट्री इनके मुखालफ हो जाएगी इंडिया के, तो इन पे भी वो फिर वो चीज़ जो आएगी, ये जंग, ये आग जो है, जंगल की आग कहते हैं, फैलती जाती है, जिधर हवा होती है उधर ही वो चल पड़ती है। तो ये वो सिलसिला इंडिया और पाकिस्तान में फिर आएगा प्रॉपर वे में, वो चीज़ जो है उससे बचने के लिए सवाल इनका यही था कि यार इंडिया अगर बीच में आएगा तो वो किस तरह हैंडल कर रहा है सिचुएशन को। हैंडल इंडिया नहीं कर सकता, उस वजह से हैंडल करेगा तो अमेरिका कर सकता है, उस खुले सांड को जो इजराइल है, ठीक है ना। इजराइल ने गलती की, इन्होंने मेंशन किया कि हाँ उन्होंने ईरान ने इस तरह, वो क्या नाम है उनका बीच में, हमास जो है, हाँ, उन्होंने वो सारी गलती वहां से शुरू हुई, बिल्कुल, वो इन्होंने भी बदला ले लिया, तो अदले का बदला, वो कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन, वो मुकम्मल हो चुका। लेकिन उसके बाद ईरान ने ये गलती जो की, जिस दिन ये रॉकेट इन्होंने तागे हैं, उस दिन मैं नीचे कमेंट्स कर रहा था कहीं पे, और फिर मुझे डर भी लगता है क्योंकि मैं कमेंट्स करूंगा तो मैं डरा जाऊँ तो ये भी डरे जाएंगे। तो सोशल मीडिया है तो मैं अवॉइड कर गया, लिख के मैंने कमेंट्स डिलीट कर दिया। और क्यों? क्योंकि यार वो गलती कर दी वहां पे, यहाँ पे पाकिस्तानी जो है, खासकर मुस्लिम जो है, इन्होंने मुद्दा ठीक उठाया। मैं एग्री करता हूँ, ये एग्री ना करें वो अलग बात है, मैं अपने तरफ से एग्री करता हूँ, क्योंकि
मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा में जो चीज जो पाई जाती है ना, वो ये है, अकड़बाजी हो रही चीज, माननी नहीं है। गलती होगी तो भाई माने, उसको इनका एक्सेप्ट करें, अपोलोजाइज करें, बात खत्म हो सकती है। अकड़ रखेंगे या उसको इस्लामिक नजरिए से विक्टिम कार्ड बनाकर खेलने की कोशिश करेंगे, आप भी बर्बाद होंगे, साथ में दूसरी कंट्री भी बर्बाद होगी। क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं और साथ दूसरों का कर रहे हैं? हाँ हम तो पहले ही मर रहे हैं भाई। अगर इंडिया में या इधर वहां से इधर आती है जंग, तो हम क्या करेंगे? मैं सोच बिल्कुल रहा हूँ मैं क्या करूंगा, या मेरी जो फैमिलीज हैं, ठीक है, मेरा मुल्क जो है, वो क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा? क्या कर सकते हैं? इनको खाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, ठीक नाजिया है। इलाही खान को देखें या जितने भी तज्जियाकार हैं उनको देखें, सब ने यही बात की है कि ईरान को डायरेक्ट युद्ध में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। वो पहले हो ही गया जितनी तो भी वो तंजीमें हैं उनको तो वो सपोर्ट कर ही रहा था, लेकिन डायरेक्ट उसने जो गलती की है ना, अब ईरान की और इजराइल की डायरेक्ट युद्ध छिड़ जाएगी। क्योंकि पहले जो टेररिस्ट जितनी भी वो तंजीमें हैं उनके साथ इजराइल वो डायरेक्ट अंदर लड़ाई ही थी कर रहा ना। था, और वो भी अगर देखा जाए तो इजराइल ने पहल नहीं की, हमास की तरफ से पहल हुई, फिर हुतियों ने साथ दिया हमास का, फिर लबनानी जो हिजबुल्लाह है उसने साथ दिया इसका हमास का। तो ये सारी पार्टियों के साथ इजराइल की युद्ध हो रही थी, लेकिन इसमें ईरान ने इंटरफेयर कर दिया। अब ईरान ने इंटरफेयर किया है तो ये कैसे मुमकिन है कि इजराइल जो है वो अपना बदला नहीं लेगा? वहां पे जारी कौन सी बात है वो जमात तो है? बदला लेगा, गलती तो ईरान ने कर ली है। लेकिन इंडिया का अगर रोल देखा जाए तो नाजिया इलाही खान की पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, ये कह रही है कि इंडिया जो है वो यही रोल अदा करेगा कि उसमें न्यूट्रल रहेगा और बिल्कुल ईरान की ऐसी की तैसी इजराइल कर देगा, स्लोली स्लोली ईरान को मारेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा इंडिया। इंडिया तंजीमों को सपोर्ट नहीं करेगा। इस बात में हम भी मानते हैं कि मोदी साहब ये कभी भी नहीं कहेंगे कि हमास जो है, लेकिन हिजबुल्लाह जो काम है तो या तंजीमों हूती ने जो है। खराब किया है ना, हाँ, बीच में काम तो तंजीमों का है ना। नहीं वैसे मैं कह रहा हूं उनको नहीं कहेगा कि मोदी साहब ये नहीं कहेंगे इजराइल को कि इन तीनों पार्टियों को ना मारो, लेकिन ईरान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया जरूर इंटरफेयर करेगा, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ईरान में शुरू हुआ है भाई। अच्छा, उनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? ईरान कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंडिया का क्या रोल होगा? इंडिया का यही रोल होगा कि इजराइल को तो हिजबुल्लाह वो को, रोकेगा, दूसरों लेकिन को। साथ ईरान को भी समझाएगा कि यार इस युद्ध को ना छेड़ो, इतना बड़ा हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है उसकी ऐसी की तैसी हो जानी है। इजराइल को भी ये कहेगा कि हम टेररिस्ट को मारने से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोकते। जाहिर है अपने मफाद को तो बचाएगा ना इंडिया, और बीच में आना ही पड़ेगा, मजबूरी है, आना पड़ेगा। और ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन ये है कि ये बता रही थी कि रशिया ने जो है वो साथ नहीं दे रहा, रशिया भी साथ नहीं, रशिया साथ दे रहा है यार ईरान के। और रशिया, वो शोएब भाई ने भी बोला कि जो देखने वाले हैं वो बताएं, तो हमें तो यही है कि रशिया साथ दे रहा है, रशिया खुल्लम खुल्ला साथ दे रहा है, हथियार भी दे रहा है ईरान को, और ईरान आगे सप्लाई कर रहा है उनको। तो बाकी जो है वो काफ़ी सारी बातें इनकी ठीक भी हैं, और काफ़ी सारी बातों से नहीं भी मतलब के मानता, क्योंकि अब जैसे इन्होंने रशिया की बात की कि रशिया सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन रशिया सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने कहा इंडिया नहीं बीच में आएगा, इंडिया ने शिप भेजा अभी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इनको भी जो है वो स्टडी और करनी पड़ेगी, और काफ़ी सारी चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का यार मुफाद है ना वहाँ पे। इंडिया ने तो जो ज़ाहिर है कि वहाँ पे आना ही आना है बीच में, बचाना है अपने जो भी वहाँ पे ईरान में उनका सेटअप है, उसको बचाना ही बचाना है इंडिया ने। क्योंकि वहाँ से तो ट्रेड आगे जानी है, पूरे यूरोप में जो इंडिया के ख्वाब हैं, वो पूरे उसी वक़्त रास्ते से होने हैं। तो इसलिए जो है वो बचाएगा इंडिया, और इंडिया आएगा इस जंग में। और लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ईरान को कोई हथियार सप्लाई करे या कोई मिलिट्री जो है वो मदद करे, नहीं। मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि इज़राइल को भी समझाएगा कि ईरान पे हमला ना करो, ईरान को भी समझाएगा कि छोड़ो बस करो, समझाएगा। लेकिन वो जो अगर लड़ना चाहेंगे दोनों, तो वो तो फिर उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये वो साहब तो हो लेकिन गया। इंडिया मुझे नहीं लगता ना इज़राइल के साथ मिलके लड़ेगा ईरान के खिलाफ, ना ईरान के साथ मिलके इज़राइल के खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि वो दोनों को बैलेंस रखता है, सबको बैलेंस रखता है इंडिया। तो बैलेंस रखने वाला जो मुल्क होता है ना, वो किसी का हाँ, साथ इस अगर तरह खुल देखा के नहीं जाए देता, तो वो खत्म करने की कोशिश ईरान करता के है। साथ अगर ताल्लुकात हैं, ईरान से बेनिफिट है, तो इजराइल वो कंट्री है जिसने 71 में सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है इंडिया को किया होता है। वही तो इंडिया मैं के कह साथ रहा हूँ ना, फरामोशी कभी भी नहीं इंडिया का करेगा। रशिया ने साथ दिया था, हाँ, लेकिन अब रशिया और यूक्रेन की जंग में रशिया का साथ तो नहीं दे रहा, लेकिन बीच विचोला बन रहा है कि दोनों को खत्म किया जाए, जंग को खत्म किया जाए, क्योंकि दोनों के साथ मुफाद है। ये जंग तब तो खत्म होती है कि जब बच्चे लड़ रहे हो, तो वो वहीं पे सुलह कर लें, इधर उधर हो जाए, अपने खेल में या अपने ध्यान में मसरूफ हो जाए, तो ठीक है। अगर वो बड़ों तक पहुंच जाए ना भाई, तो वो प्रॉपर एक वॉर जो है ना वो बन अब जाती है। जैसे कि अब बड़ों तक पहुंच गई है, ठीक है ना, दूसरी कंट्रीज जो है बीच में ऐड हो गई हैं, अब उनकी वन ऑन वन नहीं रही, हम्म, तो मतलब ये तो काम नहीं खराब अब तो हो। अब वन वन रशिया वन जो है वो मानता है
ठीक है, उसने कहा है कि ये पीछे करें, हम भी पीछे करेंगे और सारा कुछ वही स्टेटस रखें। यूक्रेन जो है वो नहीं अब मान रहा था, तो फिर तो वो बात है ज़ेलेंस्की ना कि अब ज़ेलेंस्की नहीं माना उस वक्त। ज़ेलेंस्की ने नक चढ़ाया हुआ था इंडिया से, हाँ, वो वो जिसका देखा था मिला ना मोदी मोदी सर जी को से। जिस मिल रहा था। तो ये है कि उसकी वजह से नहीं होगा अब, या इन दोनों में से किसकी वजह से नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिया साथ जरूर देगा, लेकिन इस तरह साथ नहीं देगा कोई मिलिट्री साथ दे या उनके साथ मिलके उन पे हमला कर मैंने तो दे, एग्जाम्पल दिया था कि एज ए नहीं करेगा। एग्जाम्पल अगर होता है, उनसे मदद मांगी जाती है, तो इंडिया क्या जवाब देगा उसके ऊपर? इंडिया नहीं, इंडिया कहेगा कि जंग रोक लो बस, क्योंकि ईरान को भी पता है कि इजराइल इंडिया का दोस्त है, इंडिया को इसराइल को भी पता है कि ईरान इंडिया का दोस्त है, इसलिए जो है वो इनसे बीच में नहीं आएंगे ये। मुझे जहां तक लगता है इंडिया न्यूट्रल रहेगा, और इंडिया न्यूट्रल रह के अपना किरदार जरूर अदा करेगा और ये जंग बढ़ने से रोकेगा इंडिया, और जहां तक मुझे लगता है। और बाकी जो है वो वक्त ही बताएगा भाई क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये है कि और भी जो बातें की गई थी, ज़ाकिर नाइक की बात हुई, और काफ़ी लोगों ने जो है वो कमेंट में बताया भी है कि जो है वो भगोड़ा है, और वो यहाँ पे तक की जो है वो उसके कनेक्शन है किसी तंजीमों के साथ शायद, तो इसलिए उस पे बैन लगा और उसको जो है वो भाग गया इधर से। तो उसके जो है वो हमने वीडियो भी क्रिएट की हुई है, हाँ, उसकी मेजर साहब की, तो वो भी देख लें। ज़ाकिर नाइक पे है जो कि अवार्ड देना था बच्चियों को, तो वो नहीं दिया और नीचे उतर गया, और उस पे मैंने भी कहा कि ये गलत किया है ज़ाकिर नाइक ने, और वो इंसल्ट की है सारी उन बच्चियों की, हरकत की। और ये गलत हरकत थी, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए था ज़ाकिर नाइक को। और बाकी उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी बड़ा वो इस वजह से दे रही है क्योंकि वो इंडिया से भागा हुआ है, इंडिया ने बैन किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा इज़्ज़त देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को चिढ़ाने के लिए, और कुछ भी नहीं है यार। मेजर साहब ने तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर पीएम जो है वो जफ्फियां मार रहा है, उसको मिला पर्सनल वे में मिल रहा है, ऊपर से उनको गाड़ियां, अवाम यहाँ पे आटे की लाइन में लगी है, मर रही है, उनको जनाब चीजें महंगी मिल रही हैं, और आप उन्हें गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी बच्चियों को वो पढ़ा रहा है। सेम सिचुएशन, सेम मेंटेलिटी है। मैं ये नहीं कहता, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने नहीं सुनी उसकी बातें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मेंटेलिटी वैसे, जैसी आपकी सोच अपने बच्चों के लिए, वैसे दूसरों के लिए। अगर आप अपने बच्चों को जहाज में भेज रहे हैं ना, दूसरों के, तो अपनों को भी भेजे भाई, अपने आप के पहले खड़े होने चाहिए फ्रंट अपने ज़ाहिर फ्रंट है लाइन में। वो बात है ना कि मैं कुरान पाक में एक आयत पढ़ रहा था, उसका तर्जुमा है, या मेरे ख्याल में हदीस पढ़ रहा था कोई, तो उसमें था कि अगर कुरान पाक में आई थी, अल्लाह ताला जो है वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि तब मतलब कि अच्छा बताओ, तबलीग करो, और लेकिन उससे पहले खुद मुस्लिम बनो, हाँ, खुद प्रैक्टिकल लायमल करें फिर लायमल खुद जाके है। दूसरे प्रैक्टिकल को। करें, तब जाकर दूसरों को समझाएं, दूसरों को अमल करने का कहें, लेकिन पहले खुद अमल करें। तो जिहाद का अगर कोई तरगीब देता है तो पहले अपने घर से शुरू करें, बिल्कुल। तो फिर दूसरों को जो है वो कहें। तो ये चीज़ है कि हमारा भी यहाँ पे अपने पहले अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को सुधारें, फिर दूसरों को सुधारने का ठेका उठाएं। पहले अगर आप नहीं सुधरे हुए तो दूसरों को मशवरे देने के, सूखे मशवरे, गिले मशवरे बेशक ना दें। तो पहले अपने आप को जो है ना सुधारें, और फिर जाके बात करें किसी दूसरे की करैक्टर पे, या किसी दूसरे के जो है वो कहें कि आप गलत कर रहे हो, या क्रिटिसाइज़ करना है तो फिर करें। पहले अपने आप को तो बेहतर कर लें, जहाँ पे अपने आप को बेहतर नहीं करते, खुद जो है वो हरामखोरी करते रहते हैं, दूसरों को कहते हैं हरामखोरी करना मना है जी। और खुद जो है वो 2 नंबरी करते रहे, नाप-तोल में कमी करते रहे, दूसरों को कहें कि नाप-तोल कमी करना गुनाह है। खुद ज़िना करते रहें और बाहर कहें कि जी गुनाह ज़िना करना जी गुनाह है, ज़िना ना करना। तो मतलब खुद अमल नहीं करना, वो सारा मलबा उठा के दूसरे पे फेंकना है, ताकि किसी एक को सुधार के जी मैं जन्नत हासिल कर लूँ। इस तरह नहीं मिलेगी, पहले खुद सुधरोगे, फिर दूसरे के सुधारने का भी जो है सवाब मिलेगा। ऐसे नहीं, जन्नत उन्होंने जेल में रखी ऐसे है। नहीं, कह रहा नहीं ये है। शॉर्टकट ढूँढते हैं ना, ये छोड़ दें। और बाकी वीडियो ठीक थी, काफ़ी बातें ठीक की हैं, और काफ़ी बातें जो है वो हर एक किसी की अपनी-अपनी राय होती है। इनकी अपनी राय थी, शोएब भाई की अपनी राय, हमारी अपनी, आप लोगों की अपनी होगी, आपकी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएँ क्या है। बाकी बिल्कुल अमन जी। हो जाए, हम तो यही चाहते हैं जी। बिल्कुल जी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर लें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।